हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग इतिहास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भारतीय इतिहास है उसको हमने 3 पार्टों में क्यों डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो इतिहास है, वो जो भारतीय इतिहास है इसको दोस्तों हमने 3 भागों में बांटा है। प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है दोस्तों वो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों हमने अपने इतिहास को 3 भागों में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो इसमें हमने जितने भी हिंदू शासक थे उनकी शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा, उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा, उस समय क्या संस्कृति थी, क्या कल्चर था, उसके बारे में हमने पढ़ा। और इस प्राचीन इतिहास में भी हम देखते हैं कई सारे आक्रमण हमारे विदेशों से हुए थे। जैसे आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, प्राचीन काल का जो इतिहास था उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। उसके बाद शकों ने आक्रमण किए, कुषाणों ने आक्रमण किए, लेकिन ये वो शासक थे जो बाहर से आक्रमण करने के बाद हमारे भारत में ज्यादा दिन रुके नहीं, इन्होंने अपना कोई शासन नहीं किया। ये हमारे भारत में आए और भारत को एक तरीके से लूट के ले गए। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें हम मुस्लिम सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, माँ से मध्यकालीन भारत और माँ से मुस्लिम कालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हमने 2 राजवंशों को पढ़ा जो पूरी तरीके से जो मुस्लिम शासन पद्धति है उसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने अपने इतिहास को जो तीसरा रूप दिया है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। ये वो समय है जब जो मुस्लिम शासन था वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। लगभग हम लोग बात करते हैं 1707 ईस्वी की। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पर बहुत सारी जो विदेशी शक्तियां थी वो हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे थे। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली जो विदेशों से हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने अपने एक कल्चर को यहाँ पर स्थापित किया। और उसके बाद हमने एक बहुत लंबा समय देखा जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पे बहुत लंबे समय तक शासन किया। और यहाँ की जो प्रणाली थी, यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से बदलने का काम किया अंग्रेजों ने, जिसको हम लोग आधुनिक काल के इतिहास में पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो भारतीय इतिहास है उसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड क्यों किया। बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा 3 पार्टों में डिवाइड करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो यहाँ से हम लोग जो मुस्लिम शासन पद्धति है वो भारत में कैसे लागू हुई, किस तरीके से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए और किस तरीके से सल्तनत काल की स्थापना हुई, वो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग अपने हेडिंग को डाल लेते हैं। तो देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हेडिंग हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो शुरू कैसे हुआ। यहाँ की जो स्टार्टिंग है वो हमें उसमें 3 आक्रमण को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रथम आक्रमण। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि इस आक्रमण के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो स्टूडेंट्स बस इतना ध्यान रखिए कि फारस का एक खलीफा था जिसका नाम था अल हज्जाज। तो यहां से हमें इसका नाम याद रखना है, अल हज्जाज। तो फारस का खलीफा। तो दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके की घटना हमें मिलती है कि अल हज्जाज का कुछ सामान समुद्र के रास्ते से सिंध होकर वापस अरब आ रहा था। तो रास्ते में एक देवल बंदरगाह पड़ता है सिंध के पास। तो सिंध में जो समुद्री लुटेरे थे उन्होंने इनके जहाज को लूट लिया और जब वो सामान को लूटा गया तो अल हज्जाज ने, जो सिंध का शासक था उस समय, सिंध का शासक था दाहिर, तो दाहिर से ये मांग की कि हमारा जो सामान है उसको आप वापस करें और साथ में ही हर्जाना दें। तो सिंध का जो शासक था दाहिर, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि ये समुद्री लुटेरे हैं, ये हमारे राज्य से कोई मतलब नहीं रखते।
तो इतनी सी बात पे जो अल हज्जाज थे उनका एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है। तो इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कहां पर आक्रमण किया गया? सिंध पर आक्रमण किया गया। तो यहां से हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, सिंध पर आक्रमण। तो दोस्तों सिंध का जो राजा था उसका नाम था दाहिर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दाहिर राजा के द्वारा शासित क्षेत्र। जब दाहिर के ऊपर आक्रमण किया गया तो यहां पर एक बात हमें याद रखना और जरूरी है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय इसकी जो उम्र थी वो 17 साल थी। तो यहां से इसको भी याद रखेंगे, 17 साल की उम्र में भारत के ऊपर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पूरी तरीके से पराजित कर दिया और इनका जो क्षेत्र था उसको अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने के बाद दोस्तों अचानक ये घटना होती है कि अल हज्जाज की अचानक मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद यहाँ पर दूसरा खलीफा नियुक्त होता है। अब जो दूसरा खलीफा है दोस्तों वो अल हज्जाज की जगह जब आता है तो यहाँ जो मोहम्मद बिन कासिम है वो एक तोहफे के रूप में दाहिर की 2 लड़कियां थी उनको भेजता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग याद रखेंगे जो दाहिर की 2 लड़कियां थी उनके नाम क्या क्या है? दाहिर की पुत्रियां सूर्य देवी और परिमल देवी। तो दोस्तों एक तोहफे के रूप में अपने नए खलीफा को मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की 2 पुत्रियों को भेजता है। अब जो दाहिर की 2 पुत्रियां हैं वो थोड़ा चालाक थी। जब ये नए खलीफा के पास पहुंची तो इन्होंने ये बताया कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हमारी पूरी तरीके से इज्जत लूट ली गई है, अब आपके पास भेजा है। इस बात से जो नया खलीफा है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। तो मोहम्मद बिन कासिम की यहाँ पर एक दर्दनाक मृत्यु होती है। ये इस बात को हमने चचनामा में पढ़ा है। चचनामा के जो राइटर है जिनका नाम है अली अहमद, तो वो अपनी किताब में ये लिखते हैं कि यहाँ का जो नया खलीफा था उसने बैल की खाल में रखकर और मोहम्मद बिन कासिम है उसको अपने पास बुलाया। तो बैल की खाल में जब इसको रखा गया पूरी तरीके से, जब इसको सिला गया तो उसी के अंदर दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से 20 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। तो दोस्तों ये पूरा इतिहास था मोहम्मद बिन कासिम का जो हमारे भारत पर पहला आक्रमण हुआ। यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, बाद में जब खलीफा को ये पता लगा कि सूर्य देवी और परिमल देवी ने उनसे झूठ बोला है तो नए खलीफा ने सूर्य देवी और परिमल देवी को भी दीवार में चुनवा दिया था। ये बात हमें कहां से पता लगती है? चचनामा से पता लगती है। तो चचनामा के राइटर कौन है? अली अहमद है। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट आक्रमणकारी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन हमें हमारे पेपर्स में और देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया तो सबसे पहले जो जजिया कर वसूलने का उल्लेख मिलता है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मिलता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर्स में पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट जो आक्रमणकारी थे वो कौन थे? महमूद गजनवी। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो 17 बार आक्रमण करने का एक प्रमुख उद्देश्य इनका ये था कि भारत से बहुत सारा धन इकट्ठा करना। तो यहां पर हम लोग याद रखेंगे 17 आक्रमण, 17 बार आक्रमण। तो 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा हमारे भारत पर किए गए। इनमें से जो सबसे खतरनाक आक्रमण था वो कौन सा था? पहले तो हम लोग इसकी डेट देख लेते हैं, जिसकी जो डेट है वो है 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक जो डेट दी है वो किसी इतिहासकार के द्वारा दी गई है। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण हमें जो मिलता है वो 16वां आक्रमण था। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 1025 ईस्वी के द्वारा। 1025 ईस्वी में सोमनाथ का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो दोस्तों ये आक्रमण हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो आक्रमण था वो सबसे भयानक आक्रमण था। दोस्तों सबसे भयंकर आक्रमण क्यों था इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इस आक्रमण में
महमूद गजनवी के द्वारा 700 मन गोल्ड, 700 मन गोल्ड सोमनाथ मंदिर से प्राप्त किया गया था और 1200 मन चांदी, 1200 मन चांदी जो है वो इस मंदिर से मिली थी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गणित के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो एक मन में 40 किलो होता है, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं एक मन इक्वल टू 40 किलो। अब दोस्तों 40 का अगर हम लोग बात करेंगे 700 मन की तो कितना हो गया 7 चौक 28 और उसके बाद 3 जीरो। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं एक मन इक्वल टू 40 केजी होता है और यहां पर क्या हुआ 28,000 केजी। तो आप लोग समझ सकते हैं 28,000 केजी जो है वो सोना लूटा गया था, किसके द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा। तो आप लोग समझ सकते हैं ना उस समय हमारा भारत जो है वो सोने की चिड़िया था। यहां से हम लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद 1200 मन चांदी, तो यहां पर भी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक मन इक्वल टू 40 केजी होता है। तो अब 1200 इंटू 40 करेंगे हम लोग जब, तो 12 चौक 48 और उसके बाद 3 जीरो, 1 2 3। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 48,000 केजी जो है चांदी प्राप्त हुई थी किसको, महमूद गजनवी को। और दोस्तों ये तो हम सोने और चांदी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ एक छोटी सी स्टोरी मिलती है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सोमनाथ का जो मंदिर था उसमें जो शंकर भगवान की जो मूर्ति थी वो हवा में लटक रही थी, जिसको देखकर महमूद गजनवी बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद उसने ऐसी इच्छा की कि इसको वह अपने देश में ले जाएगा। तो वो मूर्ति जो थी वो चकमक पत्थर की बनी थी। चकमक का मीन्स चुंबक होता है। तो दोस्तों उसकी जो दीवारें थी वो भी चुंबक से बनी हुई थी। तो दोस्तों चारों दीवारों में चुंबक लगा था। तो पहली बार जब महमूद गजनवी के द्वारा वो मूर्ति पकड़ी गई और अपने साथ ले जाने की जब उन्होंने कोशिश की तो मूर्ति बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हटी। तो महमूद गजनवी के द्वारा ये आदेश दिया गया कि इसकी एक दीवार को तोड़ा जाए। जब एक दीवार को तोड़ा गया मूर्ति थोड़ा सा झुक गई। उसके बाद भी कोशिश हुई मूर्ति को अपने साथ ले जाने की, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से फिर नहीं हटी। महमूद गजनवी के आदेश के अनुसार दूसरी दीवार को तोड़ा गया, मूर्ति थोड़ा सा और झुक गई। फिर वापस इसको उठाने की कोशिश की गई, फिर मूर्ति नहीं उठी। महमूद गजनवी के आदेश पर जब तीसरी दीवार को तोड़ा गया तो मूर्ति जो है वो हवा से नीचे जमीन पर गिर गई। इस तरीके से उस मूर्ति को महमूद गजनवी के द्वारा अपने साथ ले जाया गया। आप देख सकते हो कितनी धन संपदा महमूद गजनवी को प्राप्त हुई। तो यहां से हम इसीलिए कह सकते हैं कि ये वाला जो आक्रमण था वो सबसे खतरनाक आक्रमण था महमूद गजनवी का। अब दोस्तों यहां से हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी जब भारत में आए थे तो इनके साथ कुछ इतिहासकार भी आए थे। उन इतिहासकारों ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जहां से हमें जो तत्कालीन इतिहास था, तत्कालीन समाज था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये हमारे पेपर्स में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से इतिहासकार आए थे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे वो कौन कौन से थे, इतिहासकार, और इसको हम लोग विद्वान भी कहते हैं। तो जो विद्वान भारत में आए थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला नाम जो है यहाँ पर मिलता है अल-बरूनी। अल-बरूनी दोस्तों, उसके बाद जो नाम मिलता है हमें कुतुबी, उसके बाद जो नाम मिलता है हमें फिरदौसी, उसके बाद जो नाम हमें मिलता है वो मिलता है बैहाकी। उसके बाद दोस्तों एक नाम हमें और याद रखना है यहां पर, फारूकी। तो दोस्तों ये 5 नाम है जिसको आप लोग याद रखोगे क्योंकि हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ किताबें भी इनकी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई थी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं किताब उल हिंद। तो दोस्तों ये वो किताब है जिससे हमारे भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद हमें याद रखना है फिरदौसी। फिरदौसी ने एक किताब लिखी है शाहनामा। तो दोस्तों ये 2 किताबें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर्स में पूछी जाती है। तो इनको आप याद रखोगे। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3 की तरफ। जो तीसरे आक्रमणकारी थे वो कौन थे। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं, इससे पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम अरब से आए थे और ये वाले जो आक्रमणकारी हैं वो तुर्क के। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं तुर्की आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी। दोस्तों इसको आप लोग सही से लिख लेना, ये तुर्की आक्रमणकारी हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब दोस्तों जो तीसरा आक्रमणकारी है उनका नाम है मोहम्मद गौरी। तो यहां से हम लोग अपने हेडिंग को डालते हैं मोहम्मद गौरी। तो ये तीसरे नंबर के आक्रमणकारी हैं
दोस्तों ये भी एक तुर्की आक्रमणकारी थे, और ये वो आक्रमणकारी थे जिनकी वजह से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर 5 बार आक्रमण किया गया। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग याद रखोगे। अब 5 बार आक्रमण कौन से थे जो हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं वो आक्रमण निर्णायक आक्रमण है, और संभवतः आप लोग कह सकते हो कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद ही भारत में मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, यानी मुस्लिम शासनकाल स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनके आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 1175 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण 1175 में हमें याद रखना है। उसके बाद हमें याद रखना है 1178 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों हमें याद रखना है 1191 ईस्वी। उसके बाद हमें याद रखना है 1192 ईस्वी, और उसके बाद हमें याद रखना है 1194 ईस्वी। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग ये बताएंगे कि कौन कौन से आक्रमण में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई है और कौन कौन से आक्रमण में उनको विजय प्राप्त हुई। तो सबसे पहले जो 1175 में इन्होंने आक्रमण किया था उसमें ये विजयी रहे थे। उसके बाद 1178 ईस्वी में जब हमारे भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, तो ये पहला आक्रमण था जिसमें मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजय मिली थी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लॉस। उसके बाद दोस्तों 1191 का जो आक्रमण था इसमें भी मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लॉस। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं विन। और 1194 ईस्वी में भी मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे। तो यहाँ से भी हम लोग विन लिख सकते हैं। और ये संभवतः लास्ट आक्रमण ऐसा था जिसमें हमारे भारत के जो राजा थे उनमें धीरे धीरे जो फूट थी उसका फायदा उठाया मोहम्मद गौरी ने, और भारत पर एक नया राजवंश शुरू होता है जिसको हम गुलाम वंश के नाम से जानेंगे। वो देखते हैं हम लोग आगे, उसको हम समझेंगे कैसे होता है। तो दोस्तों 1175 ईस्वी में जो आक्रमण था वो मुल्तान पर आक्रमण किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मुल्तान पर आक्रमण। उसके बाद दोस्तों 1178 ईस्वी में माउंट आबू का आक्रमण कहते हैं इसको। माउंट आबू एक जगह राजस्थान में, माउंट आबू का आक्रमण। तो यहाँ के जो राजा थे वो थे भीमदेव द्वितीय। तो भीमदेव द्वितीय के द्वारा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग भीमदेव सेकंड। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। भीमदेव सेकंड के द्वारा मोहम्मद गौरी को हराया गया था माउंट आबू के आक्रमण में। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ये 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये जो प्रथम युद्ध हुआ था किससे हुआ था, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका युद्ध हुआ था। उसके बाद 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड युद्ध। तो दोस्तों यहाँ भी जो राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। दोस्तों यहाँ पर बता देता हूं आपको, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो यहाँ पर हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने ये मोहम्मद गौरी से कहा था कि आप दोबारा भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मिलती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उस समय कन्नौज के एक शासक थे जिनका नाम था जयचंद। तो जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। तो संयोगिता ने प्रेम विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो जब प्रेम विवाह किया था तो इनके संयोगिता के जो पिताजी थे जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि उनकी जो पुत्री थी संयोगिता, उन्होंने पिताजी की बिना मर्जी की शादी की थी। तो जयचंद ने इनवाइट किया किसको, मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी को इनवाइट करने के बाद मोहम्मद गौरी की सहायता की जयचंद ने, और उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरीके से हरा दिया गया। सबसे पहले मोहम्मद गौरी जब भारत में आए थे तो उन्होंने पृथ्वीराज की जो सेना का संगठन था उसको पहले ही देख लिया था। उसके बाद यहाँ पर इनके जो पृथ्वीराज चौहान के पड़ोसी थे जयचंद, उनसे सहायता मिली, और सहायता मिलने के बाद बुरी तरीके से हराया गया किसको, पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1194 ईस्वी की। तो 1194 ईस्वी में जो युद्ध हुआ है इसको हम लोग चंद्रावर का युद्ध कहते हैं, चंद्रावर का युद्ध। तो दोस्तों ये जो चंद्रावर का युद्ध है, ये यहाँ पर जो शासक थे वो थे जयचंद। तो दोस्तों जयचंद बुरी तरीके से पराजित हुए थे किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो मोहम्मद गौरी इसमें विजयी रहा था और इन्होंने किसको हराया था, जयचंद को। अब दोस्तों यहाँ का जो भारत था वो आप लोग देख सकते हैं, एक मन में कल्पना कर सकते हैं कि जो उत्तर भारत था वहां पर जितने भी शक्तिशाली राजा थे उनको पूरी तरीके से पराजित कर दिया था किसने, मोहम्मद गौरी ने।
यहाँ दिल्ली के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनको पूरी तरीके से हरा दिया। उसके बाद कन्नौज के जो शासक थे जयचंद, उनको भी पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी के द्वारा हराया गया। इस तरीके से उत्तर भारत के जो उत्तरी राज्य थे वो पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी के द्वारा जीत लिए गए। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज हमें और थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोहम्मद गौरी का एक जो कमांडर था यानी सेना नायक था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो इनका सेना नायक था, सेनापति, वो कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो थे वो इनके सेना नायक थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी का भी नाम आपने सुना होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं। मैंने उसमें एक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है, उसमें आप देखोगे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ही वो व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से जलाकर नष्ट किया था। ये क्यों जला के नष्ट किया था आप उस वीडियो में देख लेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय वाले में। अब हम लोग चलते आगे। यहाँ पर हमें दो चीजें और याद रखनी है दोस्तों, वो कौन कौन सी? यहाँ पर हमें दो नाम और मिलते हैं। तो दो नाम कौन कौन से मिलते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो दोस्तों जो दो नाम मिलते हैं वो कौन कौन से? नंबर 1 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोस्तों डिफरेंस समझना है आपको, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वो भी मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए थे। नंबर दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। तो दोस्तों शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जो है उन्होंने उनका जो कार्य क्षेत्र रहा है यानी जो कार्यस्थली रही है वो अजमेर रही है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अजमेर। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो कार्यस्थली रही है वो रही है दिल्ली। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं दिल्ली। तो दोस्तों ये वो समय था जब हमारे भारत में मुस्लिम धर्म धीरे धीरे भारत में आने लगा था। और 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी दोबारा भारत में आए थे। तो 1205 ईस्वी में 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा दोबारा भारत पर आक्रमण किया गया। और ये जो आक्रमण था वो खोखर एक जाति थी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं खोखर जाति के विरुद्ध आक्रमण। तो दोस्तों यहाँ जगह थोड़ा कम थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा खोखर एक जनजाति थी उसके विरुद्ध आक्रमण किया गया। तो जब ये आक्रमण किया गया उसमें मोहम्मद गौरी को बहुत सारी चोटें लगी और उसमें कई सारे घाव बहुत घातक रहे मोहम्मद गौरी के लिए और इतने ज्यादा शरीर पे घाव लग गए थे। इसी आक्रमण के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो उस समय उसके दो गुलाम होते हैं। तो दोस्तों जो दो गुलाम होते हैं उसमें हमें एक का नाम इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी मर रहे थे तो उन्होंने अपना जो उत्तर भारत में जीते हुए जो सारे क्षेत्र थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए थे। और उसके बाद हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरे उत्तर भारत पे राज्य किया था। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। तो दोस्तों यहां से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों 1205 ईस्वी में मृत्यु हुई और 1206 ईस्वी में पूरा उत्तर भारत में जितने भी राज्य थे उनका जो सुल्तान नियुक्त किया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम थे। तो इनके द्वारा जो राजवंश स्टार्ट किया गया, जो राजवंश शुरू किया गया उसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं इसको गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की जो स्टार्टिंग की है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे काल को यानी आप जो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हो रहे हैं इस पूरे काल को हम लोग सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सल्तनत काल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो राजा होता था उसको हमने सुल्तान की संज्ञा दी थी, यानी उसको हम सुल्तान कहते थे, उसके नाम से ही हम लोग इसको सल्तनत काल कहने लगे। तो यहाँ से हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या? सल्तनत काल। यहाँ से मैं लिख देता हूँ सल्तनत काल। तो
दोस्तों सबसे पहले अब सल्तनत काल में हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। इसमें हमें 5 राजवंशों को पढ़ना है। तो दोस्तों मैं बस आज आपको बता देता हूँ वो राजवंश कौन से हैं, बाकी इनके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा गुलाम वंश के बाद हमने एक नए राजवंश को पढ़ेंगे जिसका नाम है खिलजी वंश। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। और सबसे लास्ट वाला जो 5वां राजवंश है वो रहेगा लोधी वंश। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 ये 5 राजवंश है। इनके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे पेपर में कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि हमारे भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी किस तरीके से आए और किस तरीके से भारत में मुस्लिम सभ्यता का विकास हुआ। तो दोस्तों इसमें हम मध्यकालीन भारत में हम लोग 2 बड़े बड़े साम्राज्यों को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सल्तनत काल में ये 5 राजवंश पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मुगल राजवंश को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।